कि इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं युवा नीति के बारे में, युवाओं के बारे में, रोजगार के बारे में, साथ ही में जो राष्ट्रीय नीतियां चलाई जा रही है, जो मध्य प्रदेश के लिए भी शिक्षा नीति चलाई जा रही है, उसका किस तरह से क्रियान्वयन मध्य प्रदेश में किया जा रहा है, युवाओं को कितना लाभ मिल रहा है सारी चीज़ों का। इस बारे में हमारे साथ चर्चा करने के लिए दो बड़े अधिकारी भी हमारे साथ मौजूद है। कुलपति जी के साथ ही में नोडल अधिकारी जो स्काई के हैं, यानी कि सीखो कमाओ योजना के, मौजूद है हमारे साथ। सर, आप लोगों के साथ ये चर्चा करने का मौका मुझे मिला है। आप लोगों से ही जानना चाहूंगी कि कितना परिवर्तन सबसे पहले ये जो राष्ट्रीय नीति चलाई जा रही है उसके चलाए जाने के बाद से युवाओं को मिला है, कितना परिवर्तन भी उन लोगों के जीवन में आए, साथ ही शिक्षा की जो नीतियां चलाई जा रही है उसको हम किस तरह से देखते आ रहे हैं। आप शुरू करिए। सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना जो है अभी रिसेंटली स्टार्ट करी गई है और पूरे मध्य प्रदेश में इतने कम समय में लगभग 22,000 लोगों को इसका लाभ मिला है और उज्जैन जिले में ही 400 से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिला है। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहता हूँ योजना के बारे में। जैसे कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि चिड़िया अपने बच्चों को घोंसला नहीं देती, पंख देती है। तो उन्हें बेरोजगारी भत्ता या ऐसा कोई भी आर्थिक लाभ देने से अच्छा उन्होंने सोचा कि हम एक ऐसी योजना चालू करें जहां बच्चों को ट्रेनिंग मिले और उनका स्टाइपेंड का जो मैक्सिमम बर्डन है वो गवर्नमेंट बियर कर ले, ताकि उन्हें स्किल के लिए वो स्किल रेडी बन जाए वो, और कहीं पर भी उनकी एम्प्लॉयबिलिटी इम्प्रूव हो पाए। जी, सबसे पहले जो आपने बताया कि किस तरह से ये जो योजना है इसका लाभ युवाओं को मिल सकता है, सर आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ये जब से शुरू की गई है उसके बाद मध्य प्रदेश सबसे पहला राज्य बना है सर इसके लिए, तो आप क्या कहेंगे सर इस बारे में? मध्य प्रदेश ने सबसे पहले इस नीति को अपनाया है, क्या लगता है आपको? भारतवर्ष में सबसे पहले मध्य प्रदेश ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2023 का क्रियान्वयन किया। बहुत दिनों से इस पर चर्चा की जा रही थी। कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा जो पद्धति थी वो एक तरीके से युवाओं को केंद्रित करके नहीं बनाई गई थी, बल्कि एक तरीके से उसका भाव जो रहता था विदेशी शिक्षा का एक तरीके से हमारे ऊपर थोपा गया था। लेकिन अभी जो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई, इसमें कई ऐसे बिंदु रहे जो पूरी तरीके से राष्ट्र को केंद्रित करते हुए, समाज को केंद्रित करते और विद्यार्थियों को केंद्रित करते हुए बनाई गई। इसमें कई महत्वपूर्ण चीज़ों में परिवर्तन किया गया। सबसे बड़ा परिवर्तन था कि युवाओं के जो किस तरीके से पूरा उनका व्यक्तित्व विकास पूरी तरीके से कैसे हो। केवल ये नहीं कि वो एक डिग्री लेकर के जाएं, बल्कि उनको अपने अपने देश के बारे में, अपने समाज के बारे में जानने का एक अवसर मिले। इसमें सबसे बड़ी एक महत्वपूर्ण बात थी भाषा की। मैं काफ़ी समय प्राइवेट यूनिवर्सिटी रेगुलेटरी कमीशन का चेयरमैन रहा। मुझे ऐसा महसूस होता था कि बहुत सारे बच्चों का इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में ड्रॉप आउट्स पढ़ते थे। लेकिन जब से ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई, इसमें भाषा, स्थानीय भाषाओं को बहुत महत्वपूर्ण और ख़ास तौर से मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ाने के लिए जो कार्य मध्य प्रदेश शासन ने किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में कैसे की जाए, ये मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहाँ ये योजना लागू की गई। ऐसे बहुत सारे बहुविषय जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति से आए। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे हमारे ड्रॉप ले लेते थे या किसी कारण से वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाते थे। एक बहुत महत्वपूर्ण बात इसमें आई कि जैसे 1 साल की वो पढ़ाई करते हैं तो उन्हें सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उनकी डिग्री बेकार नहीं होगी, नंबर उनके बेकार नहीं होंगे। 2 साल की करेंगे तो उनको डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल की करेंगे तो डिग्री मिलेगा, और उसी में अप टू एक स्टैंडर्ड में आएंगे तो उनको आगे चल के पीजी की डिग्री मिलकर को रिसर्च आएगी। ये एक बहुत बड़ी चुनौती भी थी और इसका क्रियान्वयन मध्य प्रदेश ने सबसे पहले करके और तीसरे बैच में आज पहुंच गए हैं। इससे हमारे विद्यार्थियों को बहुत सारे एडवांटेज मिल रहे हैं। नई शिक्षा नीति का एक और स्वरूप आया कि आज यदि हम विक्रम विश्वविद्यालय की बात करें तो इससे संभव केंद्रीय लेवल पे जो है परीक्षाएं होने लगी, जिससे आज
विक्रम विश्वविद्यालय में सारे प्रांतों के बच्चे, चाहे केरल के हों, तमिल के हों, नागालैंड, मणिपुर, सभी जगह के बच्चों को एक अवसर मिला, वो यहाँ आकर के पढ़ने का उन्होंने उनको अवसर प्रदान किया। जी बिल्कुल, सभी लोगों को अवसर किस प्रकार से मिल रहा है ये तो हम लोग भी बतौर रूप से जानते हैं, और बड़ी संख्या में युवा जो है वो इस वक्त IBC 24 के माध्यम से आप लोगों को भी सुन रहे होंगे। तो हम ये जानना चाहेंगे कि किस तरह से ये जो योजना है, ये जो नीति है, इसे भी आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि आपसे ही जानूंगी सुमित जी, क्योंकि शुरुआत जब इसकी हुई थी, राष्ट्रीय नीति, ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जब से अपनाया था मध्य प्रदेश ने, कई लोगों ने इसका विरोध भी किया था। कई ऐसी शिकायतें आती थी कि हम लोगों की जो शिक्षा नीति है उसे बिगाड़ा जा रहा है और आगे चल के हमें इसका भुगतान जो है वो करना पड़ेगा। क्या लगता है आपको कि जब से ये योजना शुरू की है, ये जो नीति है, इसका क्रियान्वयन क्या है, कितना बदलाव आया है और वो पॉजिटिव रहा है या नेगेटिव रहा है? मैम, काफ़ी बदलाव आया है और काफ़ी पॉजिटिव बदलाव आया है। जैसे कि माननीय कुलपति महोदय ने भी बताया कि अपनी भाषा में जब हम एजुकेशन लेते हैं तो वो एजुकेशन ज़्यादा हम अच्छे से एक्वायर कर पाते हैं। तो लैंग्वेज के जो इश्यूज थे वो भी इससे सॉल्व हुए हैं। मेडिकल की जो पढ़ाई है वो हिंदी भाषा में होने लग गई है। इसी तरह से अदर फील्ड्स में भी, जैसे स्किल की फील्ड की अगर मैं बात करूं तो हमारे यहाँ एक स्किल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क पूरा इंडिया में एक लागू हो गया है, जो कि NSQF हम उसको बोलते हैं, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। NSQF लेवल 1 से लेकर NSQF लेवल 10 तक के लिए अलग अलग स्किल के एक तरह से हायरार्कीज होती है। तो जो कम स्किल वाला व्यक्ति है वो कम NSQF लेवल की जॉब कर सकता है। यानी हम अब फॉर्मल एजुकेशन से बंधे हुए नहीं हैं। हमारे कंट्री में सच कहूँ मैं तो एम्प्लॉयमेंट की कमी नहीं है, बट सही जॉब के लिए सही स्किल की आवश्यकता है हमको। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी प्रयास करे हैं एंड वो अभी धरातल पे आते हुए दिख भी रहे हैं। स्पेशली अभी जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने सीखो कमाओ योजना प्रारंभ करी है, ये इतनी अच्छी योजना है कि पहले जब कोई व्यक्ति, कोई लड़का है, सपोज यूथ है, वो कहीं इंडस्ट्री में जॉब मांगने के लिए जाता था, तब उससे ये बोलते थे कि आपके पास क्या क्वालिफिकेशन है, आपके अंदर क्या ऐसा स्किल सेट है कि हम आपको जॉब दें। तो बिकॉज कोई भी इंडस्ट्री अगर पे कर रही है तो वो चाहेगी कि उसे भी कुछ प्रोडक्टिव आउटपुट मिले। तो गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी बनाई है कि बच्चे को बस एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, पैसा जो है उसका 75% स्टाइफंड गवर्नमेंट देगी, इंडस्ट्री को पे नहीं करना है। तो बच्चा सिर्फ काम करेगा इंडस्ट्री के ऊपर इकोनॉमिक बर्डन बने बिना। तो जब वो 1 साल की अपनी ट्रेनिंग पूरी कर लेगा, उसके अंदर कुछ स्किल सेट इनकलकेट हो जाएगी, जिसके आधार पर उसको फ्यूचर में भी एम्प्लॉयबिलिटी के ऑप्शंस बढ़ेंगे। जिस तरह से हमें बताया सुमित जी ने, आपको बता दूं स्काई के नोडल अधिकारी हैं। आप लोगों के जहन में अगर सवाल आ रहा होगा स्काई क्या है, तो आप लोगों को बता दूं स्काई का मतलब होता है सीखो कमाओ योजना। तो किस तरह से वो योजना का लाभ पूरे मध्य प्रदेश के युवाओं को मिल रहा है, उसकी बात भी हम लोग कर रहे हैं। आप लोगों से भी जानना चाहूंगी, मैं युवाओं से जानना चाहूंगी कि कितना परिवर्तन आप लोगों के भी जीवन में आया है जब से राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आप लोगों के तौर पर आप लोगों को भी उसके हिसाब से पढ़ाया जा रहा है। कितना आप लोगों के जीवन में परिवर्तन आया? क्या लगता है आप लोगों को, पहले जिस तरह की आप लोगों की पढ़ाई हुआ करती थी और अब जैसी होती है, कौन सी बेहतर है और कितना फर्क आप लोगों को लगता है? जी आप अपना नाम बताइए और फिर शुरू करिए। मेरा नाम सृष्टि है, बायोटेक डिपार्टमेंट विक्रम यूनिवर्सिटी। तो अभी अगर राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करें तो पहले हम जैसे पढ़ते थे तो हमारा बस थियोरेटिकल नॉलेज होता था। हम अगर जब तक जॉब नहीं लेते हैं तब तक हम उसको प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर सकते चीज़ों को। पर अब जैसे हमारे डिपार्टमेंट में भी चीज़ें ऐसे हो रही हैं कि हम उसको स्किल्स हम थ्रली अपने कोर्स के दौरान डेवलप कर सकते हैं। तो अगर हम प्रैक्टिकली पहले ही चीज़ों को करेंगे तो हम ज़्यादा बेहतर बन पाएंगे। तो ये यहाँ पे हमें मिल रहा है। और भी युवाओं से जानना चाहेंगे, क्या आप लोगों को लगता है कि जो ये शिक्षा नीति आप लोगों के लिए शुरू की गई है वो बेहतर है पिछली जो शिक्षा का तरीका हुआ करता था उससे? आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को जिस तरह से अब पढ़ाया जा रहा है उसमें परिवर्तन आया है और वो परिवर्तन अच्छा है या बुरा? आप लोगों से ही हम लोग जानना चाहेंगे। जी अपना नाम बताइएगा और आप जवाब दीजिएगा। गुड आफ्टरनून, I am Yashi Srivastava from Biotech Department from Vikram University.
जैसा कि आपने कहा कि नई शिक्षा नीति के बारे में, तो उससे तो हमको बहुत ज़्यादा लाभ है। जैसे अभी हमारे बैचमेट ने बताया कि प्रैक्टिकल नॉलेज पहले हमको कम होता था और अब ज़्यादा होता है, क्योंकि हमको रिसर्च की तरफ ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाता है कि हम अपने प्रोडक्ट डेवलप करें, हम प्रैक्टिकल नॉलेज लें, इंस्टेड ऑफ कि हम बस थ्योरी पे न रहें। हमारे जो वीसी सर है वो हमेशा आके हमको इसीलिए प्रोत्साहित करते रहते हैं ऐसे ही कि आप लोग प्रोडक्ट डेवलप कीजिए, आप लोग बिसाइड फ्रॉम थ्योरेटिकल नॉलेज आप लोग प्रैक्टिकल नॉलेज की तरफ फॉरवर्ड होइए। और ऐसे ही हम लोग को लगता है कि जी बिल्कुल। सर आपसे जानूंगी अखिलेश जी, जिस तरह से यहाँ पे युवा जो मौजूद है वो हम लोग को बता रहे हैं कि थ्योरी नॉलेज के साथ ही अब उन लोग को प्रैक्टिकल नॉलेज भी बतौर रूप से दिया जा रहा है। कितना परिवर्तन आप लोगों के लिए भी आया था, क्योंकि जब ये नीति शुरू की गई थी तो कई सारे रेगुलेशंस जो है, रूल्स हैं, वो कॉलेजेस को भी दिए गए थे, यूनिवर्सिटीज़ को भी दिए गए थे, आप लोगों के पास भी कई आए होंगे। तो किस तरह से आप लोगों ने जो आपकी नीति है उसको परिवर्तित कर अब नई शिक्षा नीति को अपनाया था? युवा जो नीति बनी है 2023, उसमें नई शिक्षा नीति का पूरा समावेश है और उसमें खास तौर से इनोवेशन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 100 करोड़ का प्रोविजन किया, 10 गुना से ज़्यादा बढ़ा करके फंड उसमें इनोवेशन फंड करके उसमें डिपॉजिट किया, जिसके कारण अब बच्चों में जो नई शिक्षा नीति आई है उसके कारण उनमें एक इनोवेशन स्किल भी डेवलप हो रही है। अभी जैसे सीखो और कमाओ योजना में आया है, ये विश्वविद्यालय के लेवल पे भी इम्प्लीमेंट होने जा रही हैं। इसमें जो हमारे स्टूडेंट पढ़ते हैं, पढ़ने के साथ साथ में वो अध्ययन करते हैं, अध्ययन के साथ साथ में लगातार वो रिसर्च की तरफ छोटे छोटे प्रोडक्ट डेवलप कैसे करेंगे और उसको किस तरीके से कॉमर्शियल ले जाएंगे, इस पर लगातार हमारे जो विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी हैं उस पर कार्य कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो युवा नीति बनी है और शिक्षा नीति आई है, दोनों का मेल होने के कारण आज विद्यार्थियों में विश्वविद्यालय ही नहीं बल्कि स्कूल के लेवल पे आप लगातार समाचार पत्रों में देख रहे हैं, स्कूल 9th 10th 11th 12th के बच्चे जो है अब वो रिसर्च में आ रहे हैं, वो इनोवेटिव स्किल डेवलप कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ा एक स्वरोजगार की जो संकल्पना सरकार की है, माननीय मुख्यमंत्री जी की है, उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन बच्चों को देखने को मिल रहा है। एक और मैं बात कर रहा हूँ, विश्वविद्यालयों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी जब बहुत जगह से बच्चे आते हैं तो एक दूसरे का सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है, सभी सीख रहे हैं। कभी कभी हमारे विद्यार्थियों को ये प्रॉब्लम आता था कि वो जैसे केरल चले गए, ऑल इंडिया लेवल की किसी सर्विसेज में चले गए, उन्हें भाषा का प्रॉब्लम आता था। अभी जब मल्टी स्टेट के जो बच्चे आ रहे हैं उसके कारण उनको एक दूसरे की संस्कृति, एक दूसरे की भाषा भी सीखने का एक अवसर मिल रहा है, जिसके कारण कि वो लगातार मतलब कहीं भी प्रांत में जाएंगे, कहीं भी उनको इसकी दिक्कत नहीं आएगी। युवा शिक्षा नीति में एक मैं जो बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आने वाला है, उसमें युवा आयोग का गठन, जो युवा आयोग का गठन, अभी तक कई आयोग रहे जो अलग अलग तरीके से विचार करते थे, लेकिन मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने युवा आयोग का जो गठन करने जा रहा, पूरी तरीके से युवाओं के बारे में उनका ध्यान उस पर रहेगा, जिसके कारण और भी उनको परिवर्तन इसमें दिखाई पड़ेगा। सुमित जी, आपसे जानूंगी, सीखो कमाओ योजना जो है उससे जो युवा है उनको काफी फायदा हो सकता है, अगर उन लोगों को समझ में आए कि एक्चुअली ये योजना का लाभ उन लोगों को किस प्रकार से मिल सकता है। तो एक बार मैं चाहूंगी कि आप उन सभी युवाओं को बताएं जो यहाँ बैठे हैं, वो भी, और जो करोड़ों युवा हम लोगों को इस वक्त IBC 24 के माध्यम से देख रहे हैं, आप उन्हें भी बताइए कि किस तरह से इस योजना का लाभ सभी युवाओं को मिल सकता है। जी, सीखो कमाओ योजना जो का लाभ प्रत्येक युवा को मिल सकता है। मैडम, पहले के ज़माने में एजुकेशन बहुत फॉर्मल हुआ करता था और जो जॉब रोल्स है वो बहुत, आज के ज़माने में जॉब रोल बहुत डाइवर्स है। जैसे हम रिटेल असिस्टेंट की बात करते हैं, जब हम कहीं शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो वहाँ जो व्यक्ति इन्वेंट्री मैनेज करते हैं, वेयर हाउस मैनेज करते हैं, इसके लिए एज सच कोई फॉर्मल एजुकेशन डिज़ाइन नहीं है भी तो बहुत रेयर है, लेकिन डिमांड उनकी ज़्यादा है। तो जो चीज़ें फॉर्मल एजुकेशन से कवर नहीं हो सकती, जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स जो है फॉर्मल एजुकेशन से इनकलकेट नहीं हो सकती, वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग के माध्यम से ज़रूर इनकलकेट की जा सकती है कि आप काम भी करें,
आप अर्न भी करें और आप सीखें भी। तो जब आप काम करते हैं, आपके साथ ही साथ आप अर्न भी कर रहे हैं, और आपका काम का जो एक्सपीरियंस है, उससे जो आप एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं, वो आपको आपकी एम्प्लॉयबिलिटी को इन्हेंस कर रहा है। तो सीखो कमाओ योजना में यही है कि आप अपने रिलेवेंट फील्ड से जो भी मिलता जुलता रोजगार है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जितनी इंडस्ट्रीज हैं, अभी लगभग सारी इंडस्ट्रीज इस सीखो कमाओ योजना के पोर्टल पे आ चुकी है। बड़ी इंडस्ट्रीज ही नहीं, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज, जैसे इवन प्रिंटिंग की जो शॉप है, जो ग्राफिक डिजाइनिंग का कोई जॉब होता है, तो ग्राफिक डिजाइनर के लिए कोई स्पेशलाइज कोर्स हमारे यहाँ पे नहीं है, लेकिन किसी ग्राफिक डिजाइनर के यहाँ की शॉप पे या उसके फर्म में यदि 1 साल आपको काम करने का, ऑन द जॉब ट्रेनिंग करने का मौका मिले, तो आप भी वो स्किल्स एक्वायर कर लेंगे। तो इस तरह से आपके जो भी रिलेवेंट फील्ड है, उससे संबंधित आपको पोर्टल पे अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो आपको थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स मिल जाएंगी उसमें। तो आप उनमें से कहीं भी सिलेक्ट कर लीजिए, और इसका इफेक्ट हो रहा है। आप देखिए उज्जैन में लगभग 400 बच्चों ने अभी ज्वाइन कर भी लिया है। हाँ, जिस तरह से हमारे यहाँ पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में जो बच्चे हैं, पहले जब आपको इलेक्ट्रिशियन के लिए बच्चे चाहिए, जॉब चाहिए रहता था, तो आपको कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिशियन से सर्टिफाइड कोर्स करना पड़ता था, चाहे ITIs हैं या अदर स्किल डेवलपमेंट सेंटर से। बट अभी ऐसा हो गया है कि आप 12th पास अगर हैं, तो आप किसी भी फील्ड में, आपकी मनचाही फील्ड में अपना इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप जॉब रोल सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि जो मैसेज हम लोग आप लोगों तक देना चाह रहे हैं, जो आप लोगों को हम लोग बता रहे हैं कि किस तरह से आप लोगों को इस योजना का लाभ मिल सकता है, वो आप लोगों को भी समझ आ रहा होगा। और अगर किसी को कोई भी सवाल आता है, तो प्लीज़ आप लोग भी इस खुले मंच पर अपना सवाल रख सकते हैं, ताकि आप लोगों को उसका जवाब यहीं की यहीं मिल सके और आप लोग अपने करियर में आगे बढ़ सकें। एक सवाल मेरा सभी युवाओं से यहाँ पर है, बहुत ही बेसिक सा सवाल है, लेकिन वो मध्य प्रदेश के लिए एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश पहला राज्य बना है जिसने MBBS की पढ़ाई हिंदी में शुरू की है। क्या लगता है आप लोगों को ये कितना बड़ा कदम हो सकता है मध्य प्रदेश के लिए भी? आपसे जानूंगी, नाम बताकर शुरू करिएगा कि क्या लगता है मध्य प्रदेश ने जिस तरह से ये नीति को अपनाया है, MBBS की पढ़ाई अब हिंदी में भी करवाएंगे, क्या लगता है इससे कितना परिवर्तन हमारे जीवन में आएगा और साथ ही में युवाओं को कितना इसका लाभ हो? जी, हर्ष मालवी, BSc एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट विक्रम विश्वविद्यालय से हूँ। और युवाओं के एक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए कि MBBS की जो पढ़ाई है वो हिंदी में लेकर आना, एक रूरल डेवलपमेंट स्किल्स डेवलप करना किसी स्टूडेंट्स में, ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट के थ्रू। और हम लोग ये देखते हैं कि जब स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं या इंग्लिश एक बैरियर बन जाता है किसी भी चीज़ में, तो वो एक बहुत ही अच्छा है बैरियर को हटाने के लिए। एंड इट्स वेरी गुड इनिशिएटिव फ्रॉम माय साइड। आपसे भी सेम क्वेश्चन रहेगा मेरा कि क्या लगता है आपको, मध्य प्रदेश ने जिस तरह से इस नीति को अपनाया कि अब MBBS की पढ़ाई हिंदी में शुरू करवाई है, कितना फर्क लोगों के जीवन में भी आएगा, युवाओं को इसका लाभ मिलेगा, और क्या लगता है आपको ये एक पॉजिटिव कदम है या नेगेटिव? मेरा नाम दक्ष शितलानी है एंड ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि हमने देखा है आज इंग्लिश सबके लिए बहुत प्रॉब्लम होती है जो गांव से आते हैं और बाहर से आते हैं। अब जैसे मैं हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, BTech SOET डिपार्टमेंट से, वहाँ पे मेरे भी जो क्लासमेट्स हैं उनके साथ ये वाली बहुत इशू आती है कि वो हिंदी मीडियम से हैं या बाहर से आए हुए हैं, इंग्लिश उनके लिए बहुत बड़ा बैरियर बन जाता है। तो अगर ऐसे ही हर जगह पर अगर हिंदी में स्टार्ट हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा उन लोगों के लिए भी। बिल्कुल। तो हम लोग, आप लोग इधर जो बैठे हैं बच्चे, उनसे भी जानना चाहूंगी कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ही ये विजन था कि जो गांव से बच्चे आते हैं, रूरल एरिया से बच्चे आते हैं, जो लोग इंग्लिश उन लोगों के लिए एक बैरियर बन जाता है, उन लोगों को भी डॉक्टर जो उन लोगों के बनने का सपना है वो पूरा हो सके, ताकि उन लोगों को ये जो नीति है उसका भी फायदा मिल सके, और साथ ही में MBBS की पढ़ाई अब वे लोग हिंदी में कर सके। आप लोग से ही शुरू करूंगी, बताइए, अपना नाम बताइएगा और बताइएगा कि क्या लगता है आपको, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो सपना देखा था कि अब हर एक युवा का सपना पूरा हो सके, वो लगता है आपको पूरा होगा, और क्या कहेंगे इस बार? मेरा नाम हर्षिता पांडे और मैं बायोटेक डिपार्टमेंट से हूँ। मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर एक ही भाषा रहती है किसी भी चीज़ को पढ़ाने के लिए, तो सबसे पहले तो आप जिस भाषा में पढ़ा रहे बच्चे को समझ भी आना चाहिए। अगर आप उसी भाषा में पढ़ाएंगे, अगर बच्चे को समझ आएगा तो उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, उसके डाउट्स क्लियर होंगे, और वो और अच्छे से जो आप बता रहे हैं उसे और समझ पाएगा। मतलब सिर्फ हिंदी की बात नहीं है, अगर हम दूसरे राज्य से भी अगर बच्चे आते हैं, पर इस तरह से एक होता है कि कल्चरल एक्सचेंज होता है, हम एक दूसरे की भाषा समझते हैं, सीखते हैं, इससे हम एक
एकता में अनेकता भी ला सकते हैं और जो करिकुलम है उसको भी और अच्छे से समझ सकते हैं, और हम आगे के लिए जो और बड़ी बैटल्स हैं हमारी लाइफ की उसके लिए हम और अच्छे से प्रिपेयर हो सकते हैं। बिल्कुल, ये आपने बहुत ही अच्छी बात कही है और आशा करती हूँ सभी युवा जो है वो भी यहाँ पर समझ पा रहे हैं। आप लोगों से भी जानना चाहूंगी कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये जो सपना देखा है, क्या लगता है आपको एमबीबीएस की पढ़ाई अब वो जो हिंदी में करा रहे हैं, इसका युवाओं को किस तरह से लाभ मिल रहा है और आप लोगों को क्या लगता है, एक पॉजिटिव स्टेप है या एक नेगेटिव स्टेप है? आप अपना नाम बताइएगा और शुरू करिएगा। माई सेल्फ आकांक्षा शर्मा, मैं उज्जैन डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। आई थिंक कि बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है बच्चों के लिए कि वो हिंदी से भी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो गांव से आते हैं उन्हें हिंदी में इंग्लिश में पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है और हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट इजीली कर सकते हैं, बट इंग्लिश को हिंदी ट्रांसलेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा है और बहुत अच्छा है एमबीबीएस। आई थिंक कि सारे सब्जेक्ट्स भी जो ज़्यादा डिपार्टमेंट्स है वो भी अगर हिंदी में हो जाते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। क्या बात है आकांक्षा, आपने बहुत अच्छी बात की है और हमें लगता है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस बारे में कहीं ना कहीं एक सोच रखते होंगे कि जिस तरह से एक बड़ा सब्जेक्ट है, एक बड़ा स्टेप है और एक सब्जेक्ट है एमबीबीएस, उसको हिंदी में किया है तो और भी कई सब्जेक्ट्स के बारे में वो सोच रहे होंगे। आने वाला समय हमें बताएगा कि किस प्रकार से आगे कार्य होते हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगी कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ही अगर बात निकली है तो उन्होंने कई सारी योजनाएं शुरू की है जिनमें से एक रोजगार मेले की भी है। तो यहाँ पर अगर हम देखें उज्जैन में विक्रम विश्वकर्मा ये जो यूनिवर्सिटी है वो एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। आप लोगों के कितने छात्र हैं जिन लोगों को इसका लाभ मिलता है और क्या असल में इस योजना का लाभ मिलता है या सिर्फ ये एक बेस प्लान पर चलाई जा रही है? माननीय मुख्यमंत्री जी ने युवा उद्यम क्रांति योजना जो लागू की है, इसमें अभी मैं तो वैसे सारे विश्वविद्यालयों में देख रहा हूं कि युवा रोजगार मेला लगता है, लेकिन यदि विक्रम विश्वविद्यालय की बात करें तो कम से कम साल भर में 10 ऐसे रोजगार मेले लग चुके हैं और इसमें कम से कम 2000 के आसपास बच्चों को इसमें रोजगार भी और स्वयं रोजगार के लिए प्रोत्साहन भी दिया जा चुका है। अभी हाल ही में मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट बात आपसे करना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को लगातार कृषि कर्मण अवार्ड मिल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ इसके पहले एक कृषि का जो GR होता है, मतलब ये जागरूक जो पढ़ाई है वो 0.0% भी नहीं थी। केवल 2 ऐसे विश्वविद्यालय थे जहाँ कृषि की पढ़ाई हुआ करती थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे जो उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं, उनके इनिशिएटिव से सारे जो कन्वेंशनल विश्वविद्यालय हैं सभी विश्वविद्यालयों में कृषि की पढ़ाई शुरुआत की। पहले वो केवल कृषि महाविद्यालय और जो कृषि विश्वविद्यालय होते थे वहाँ पे रहता था, लेकिन उन्होंने पूरा इसकी शुरुआत की और मध्य प्रदेश में विक्रम विश्वविद्यालय पहला विश्वविद्यालय है जिसने BSc और हार्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री और एग्रीकल्चर में BSc और MSc स्टार्ट किया। आज हमें देख रहे हैं कि जो उद्यमिता विकास की बात, कौशल विकास और खासतौर से सीखो और कमाओ योजना है, उसमें हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो कृषि से संबंधित बच्चे आ रहे हैं उनकी बहुत सारे बच्चों की पारंपरिक जो व्यवसाय है वो कृषि है। आज उन्होंने ये जो एक तरीके से लिबरलाइजेशन, मतलब सबको एक तरीके से हर विश्वविद्यालय कृषि चला सकता है, दूसरे कोर्स चला सकता है, उसका फायदा हमारे विद्यार्थियों को मिल रहा है, जिसके कारण अभी यदि विक्रम विश्वविद्यालय मॉडल के रूप में देखें तो हमारे जो कृषि के बच्चे हैं, हमारे बायोटेक्नोलॉजी है, दूसरे सब्जेक्ट के बच्चे हैं, उन्होंने बहुत अच्छा स्वयं रोजगार जनरेट करने का तरीका उन्होंने ढूंढा है। अभी 1 हफ्ते पहले की बात है कि जब हमारे बच्चों ने बायोपॉलीथीन डेवलप किया है। आज पॉलीथीन पॉल्यूशन का बहुत बड़ा एक समस्या है, लेकिन उन्होंने जो पॉलीथीन डेवलप किया है उसको यदि वो जैसे अभी तो चॉकलेट पे रेफर करके बनाया है, लेकिन उसको आप एज ए फूड यूज़ कर सकते हैं, मतलब चॉकलेट के साथ में खा सकते हैं, उसको कोई नुकसान नहीं है। इसी तरीके से हर्बल मेड बहुत सारे प्रोडक्ट डेवलप किया। अभी विश्वविद्यालय में कम से कम 50 स्टार्टअप तैयार हो गए। ये जो सोच आ रही है वास्तव में युवा नीति के कारण, ये जो सोच में बदलाव आ रहा है युवाओं में, ये शिक्षा नीति और हमारी जो मध्य प्रदेश शासन ने युवा नीति लागू की उसके कारण ये आ रहे हैं।
बिल्कुल सुमित जी, आपसे भी जानना चाहूंगी कि ये जो रोजगार मेला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा लगाए जाते हैं, कितना लाभ युवाओं को असल रूप में इसका मिलता है, और मिलता भी है या सिर्फ एक ये योजना के तौर पर चलाई जा रही है? जी मैम, दरअसल हमारे ज़िले में 2 तरह के मेले लगाए जाते हैं। मैं थोड़ा ब्रीफ करना चाहता हूँ कि एक रोजगार मेला है जो रोजगार विभाग के द्वारा लगाया जाता है, और एक प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला भी लगता है हमारे यहाँ पे, जो हर 3 महीने में एक बार लगता है। तो इस मेले में कई सारी कंपनीज को हम इनवाइट करते हैं, और वास्तविक धरातल पे अगर देखा जाए तो आज हमारे यहाँ के बच्चे गुजरात, महाराष्ट्र और पीथमपुर में सबसे ज़्यादा बच्चे हमारे जाते हैं। वो कहीं ना कहीं इन्हीं रोजगार मेले के थ्रू, जब बच्चों का इंटरेक्शन होता है कंपनी से, रोजगार मेला कार्य करता है कि बच्चों को और कंपनियों को एक जगह पे ला देता है। तो अपने अपने स्किल सेट के हिसाब से, अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंपनी सिलेक्ट करती है, और काफ़ी सक्सेसफुल रोजगार मेला लगभग 2 सालों से हमारे यहाँ पे लग रहा है। नीलगंगा के प्रांगण में लगता है, हाट बाजार में, तो और काफ़ी सफल रहा है। इसी तरह से प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला भी हमारे यहाँ पे लगता है, हर 3 महीने में लगता है, और अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए काफ़ी बच्चे उज्जैन से सिलेक्ट होके जाते हैं। सुमित जी, एक सवाल मेरा आपसे ही रहेगा दोबारा कि जिस तरह से रोजगार की हम बात कर रहे हैं, तो वो तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जितनी भी तरह से वो पहुंचा सकते हैं, युवाओं को आगे बढ़ा सकते हैं, वे कर रहे हैं। लेकिन एक उनका ये भी सपना है कि खुद का उद्योग, यानी कि स्वरोजगार सभी लोग बने, और साथ ही में एक जो अपना उद्योग खोले ताकि उससे 10 लोगों को रोजगार दे सके। क्या आपको लगता है कि मध्य प्रदेश उस दिशा में आगे बढ़ रहा है? जी मैम, दरअसल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की जहाँ तक बात है, इसके लिए एमपी में इंक्यूबेशन सेंटर्स भी खोले गए हैं, और अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक के असिस्टेंस से एक भोपाल में ग्लोबल स्किल पार्क भी बनाया गया है, वहाँ इंक्यूबेशन सेंटर्स भी बनाए गए हैं। इनका मकसद ही ये है कि जब कोई स्टूडेंट पास आउट होता है, उसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है कि अपने रोजगार को कैसे एस्टेब्लिश करे, क्या कानूनी पहलू हैं, कैसे लोन मिलेगा, बैंक को कैसे कन्विंस करेंगे, और कहाँ मार्केट ढूंढेंगे। तो इंक्यूबेशन सेंटर्स इस सब में बहुत हेल्प कर रहे हैं। साथ ही एक जिला कौशल समिति नाम से संकल्प योजना भी उज्जैन में चल रही है। तो संकल्प योजना के अंतर्गत जिला कौशल समितियों का हर जिले में गठन हुआ है। तो हमारे यहाँ पे भी उज्जैन में भी जिला कौशल समिति है, जिसके मेंबर्स अमूमन सभी विभागों के अधिकारी रहते हैं। जिला शिक्षा अधिकारी भी है, GMDIC भी है। तो वो भी काफ़ी हेल्प करती है। बैंक के जो हमारे लीड बैंक मैनेजर हैं वो भी है। तो उसमें भी ये से प्रावधान है कि हम स्वरोजगार को बढ़ावा दें। स्पेशली हमारा जो क्षेत्र है ये एग्रीकल्चर प्रोन एरिया है, तो इसमें काफ़ी स्कोप है, क्योंकि एग्रीकल्चर का अभी हम पैकेज फूड की बात करते हैं तो इतना बड़ा मार्केट है, और उसमें ऑक्यूपेशन बहुत कम है। तो जिला कौशल समिति के माध्यम से भी इसमें बहुत काम हो रहा है, और उसका रिजल्ट दिख रहा है। हमारे यहाँ पे बच्चे जो है वो सोयाबीन बेस्ड प्रोडक्ट बनाने के लिए, या फिर अदर अपने छोटे छोटे उद्यम स्थापित कर रहे हैं, और उनको पूरा असिस्टेंट मिल रहा है इंक्यूबेशन सेंटर्स के थ्रू। क्या बात है, मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि जो सपना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देख रहे हैं मध्य प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार जो है, मतलब खुद के रोजगार शुरू करने का, वो कहीं ना कहीं आगे चलकर हमें पूरा होता, साकार होता नजर आए। जी मैम, सभी के अथक प्रयासों से पूरे जितने विभाग हैं सभी मिलके काम कर रहे हैं कलेक्टर साहब के अंडर में, और काफ़ी प्रोग्रेस उज्जैन डिस्ट्रिक्ट ने करी है। टूरिज्म के सेक्टर में भी हमने कुछ कोर्सेस पहले भी ऑफर करे थे। हेल्थ केयर जब कोविड की परिस्थिति आई थी तब मैं आपको बताना चाहूँगा कि उज्जैन एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट बना था जिसने सबसे पहले जनरल ड्यूटी असिस्टेंट GDA और ऐसे अलग कोर्सेज में एजुकेशन कराया था, मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कराई थी। ऑक्सीजन प्लांट के ऑपरेशन के लिए ट्रेनिंग हमारे यहाँ पे उज्जैन में हुई थी। एक ऑक्सीजन प्लांट का सेटअप हुआ था वहाँ पे। तो टाइम के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से जैसा भी ज़रूरत रहती है उनमें हम देखते हैं कि कहाँ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी है और उसको फिल करने की कोशिश करते हैं। एक सवाल मेरा आपसे है कि अगर
कोई भी युवा, अगर अपने आप को देखूं, मैंने भी जब कॉलेज ज्वाइन किया था तो यही सोचा था कि मुझे आगे चल के एक अच्छी नौकरी करनी है, और हम पहले देखते हैं कि हमें कौन से कॉलेज से अच्छा प्लेसमेंट मिल सकता है। उसके बाद जो युवा होते हैं, जो छात्र होते हैं, जो अभ्यर्थी होते हैं, वो लोग उस दिशा में अपने आप को आगे बढ़ाना शुरू करते हैं कि सपोज अगर हमें विक्रम विश्वविद्यालय जो है वहाँ से अच्छा एक पैकेज मिल सकता है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जॉब मिल सकती है, तो फिर हम उस कॉलेज के लिए मेहनत करना शुरू करते हैं। तो ऐसे ही कई बच्चे जो हैं वो आपके कॉलेज में भी पढ़ रहे हैं। कितने बच्चे ऐसे हैं जिन लोगों को असल में पैकेज जो है वो अच्छा मिलता है, मतलब किस तरह से आगे चल के उन्हें एक अच्छी जॉब जो है उसकी गारंटी दी जाती है कि अगर बच्चा एक अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है तो उसे आगे चल के उसका लाभ जो है वो भी मिलेगा। आज जो है जॉब का क्राइटेरिया धीरे धीरे बदलता चला जा रहा है, फिर भी विक्रम विश्वविद्यालय जो है वहाँ से अप टू 60 लाख तक का जो है प्लेसमेंट यहाँ पे किसी किसी विभाग को मिला है। अभी जो हमारे बच्चे हैं, एक तरीके से जो क्राइटेरिया है सिलेक्शन का, आज जो है बहुत सारे ऐसी कंपनियां हैं, उनके क्राइटेरिया बेसिकली जो है व्यक्तित्व विकास, मतलब किस तरीके से उनका कम्युनिकेशन स्किल है। हम बच्चे को रोजगार तो दिलवाने में मदद करते हैं, लेकिन उनको रोजगार प्राप्त करने के लिए मतलब उनको तैयार भी करते हैं। विश्वविद्यालय ये शासकीय विश्वविद्यालय हैं। शासकीय विश्वविद्यालय एक तरीके से बच्चों को होलिस्टिक डेवलपमेंट पे ज़्यादा विश्वास रखते हैं कि हम उनको इस तरीके से बना दें कि वो जॉब के लिए तैयार हों। और सबसे ज़्यादा जो आज एजुकेशन की जो सोच है उसमें स्वयं के रोजगार में, और अभी लगातार ये देखा जा रहा है कि बच्चे अब बीएससी के बच्चे जो कभी जब पीएचडी करते थे तब वो सोचते थे कि हमको आगे क्या करना है, लेकिन आज जो है विक्रम विश्वविद्यालय का बीएससी का जो स्टूडेंट है वो आ रहा है और लगातार वो स्वयं की जो इनोवेशन करके, प्रोडक्ट डेवलपमेंट करके और स्टार्टअप बनाने की बात कर रहा है। अभी आपने बताया कि मतलब यहाँ पे जो है एग्रीकल्चर बेस्ड है। आप देखिए विक्रम विश्वविद्यालय में बहुत सारे जो बच्चे हैं वो मशरूम, जैसे अभी एक बात चल पड़ी है सर्कुलर इकोनॉमी, हमारे प्रधानमंत्री जी ये बोलते हैं कि हमारे किसानों की इनकम कैसे डबल हो। हमारे जो बच्चे हैं वो एग्रीकल्चर के जो बाई प्रोडक्ट्स हैं, जैसे उसके जो रॉ मटेरियल है उसको किस तरीके से अभी यूटिलाइज करके और यूजफुल प्रोडक्ट में बदल करके और गांव के लेवल पे अभी उसको कैसे इम्प्लीमेंट, जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन खूब बढ़ा है, लेकिन फूड प्रोसेसिंग की आज जो है आवश्यकता है। कई बार एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जैसे टमाटर का प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन यदि गांव के लेवल पे ये हमारे पढ़े लिखे युवा गांव के लेवल पे जाएंगे, विलेज लेवल, रूरल डेवलपमेंट में, रूरल एरिया में फूड प्रोसेसिंग यूनिट वो लगाते हैं, उनके पास डिग्री है तो बैंक उनको प्रमोट करती है। और दूसरी बात यह है कि वो पूरे ग्रामीण क्षेत्र में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अभी विक्रम विश्वविद्यालय ने एक स्कीम स्टार्ट किया है, गांव का सर्वे हम करवा रहे हैं। गांव में ऐसे किस लेवल के एजुकेशन है, जैसे कृषि में है या किसी और सब्जेक्ट में है, उनका नॉलेज क्या है, उनका स्किल क्या है, और उसी तरीके से ब्लॉक लेवल पे या तहसील लेवल पे इंडस्ट्रियल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप करने का पूरा एक्सपर्टाइज विक्रम विश्वविद्यालय के जो प्राध्यापक है वो देंगे। तो इसलिए अब थोड़ा सा बच्चों में प्लेसमेंट की जगह, कई बार आप देखिए बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड हैं जहां बच्चे नौकरी छोड़ के आ रहे हैं। अभी एक बच्चा जो है नौकरी छोड़ के आया है यूएस से और उसने अपना स्वयं का रोजगार स्टार्ट किया है। आज की डेट में वो फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगा करके और बहुत अच्छा, कम से कम उसकी अभी 80 to 100 ऐसे एसोसिएट उसके साथ काम कर रहे हैं। अब बच्चों में ये भावना आ रही कि हम स्वयं का रोजगार कैसे बढ़ाएं, रादर कि हम
छोटे मोटे किसी जॉब किसी इंडस्ट्री में करें। बिल्कुल। तो आप दोनों से बात करके बहुत अच्छा लगा, सुमित जी, अखिलेश जी। आप लोगों ने युवाओं को बताया कि किस तरह से युवा नीति जो है वो आगे बढ़ने में युवाओं को हेल्प कर रही है, किस तरह से उनके लिए मददगार साबित हो रही है। और आशा करते हैं कि जितने युवाओं ने हमें देखा और सुना उन लोगों को भी समझ आया होगा कि किस तरह से स्काई की जो हमने बात की, यानी कि सीखो कमाओ योजना की हमने जो बात की, उससे उन लोगों को लाभ मिल सकता है। तो जिस तरह से हम लोगों ने आप लोगों तक पहुंचाया, लगता है कि आप लोगों को इससे काफी मदद हुई होगी। ओवर टू यू राहुल जी। बहुत बहुत शुक्रिया निहारिका आपका, और प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और सुमित रत्न जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं कि जिस ओर युवा चलता है उस ओर जमाना चलने लगता है। तो भाई कोई भी सरकार हो, युवाओं को दरकिनार नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर वाइस चांसलर महोदय ने बताया कि किस तरह से विश्वविद्यालय के मार्फत युवाओं को सीखो कमाओ योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है, और इस स्काई के नोडल अधिकारी सुमित जी ने बताया। आपका बहुत धन्यवाद इस मंच पर हिस्सा लेने के लिए। अब हम तीसरे सेशन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें ये जानने की कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने जो दावे किए थे, वादे किए थे, जमीनी हालात पर